नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इन दिनों दिल्ली में किया जा रहा है और यह है कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कौन कौन सी अहम बातें इस दौरान प्रधानमंत्री ने कही, जिसका कि जो इफेक्ट है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर करेंगे बातचीत और इस पर करेंगे चर्चा भी। साथ ही साथ जो कुदरत की जो मार है वो न सिर्फ वायनाड बल्कि उत्तर भारत के एक दो और राज्य, हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए, इस पर इन दिनों कुदरत की मार पड़ी है। बहुत से लोग इससे हताहत हुए हैं। क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की। जी हां, आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए कैसा रहा पेरिस में, बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस की। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। 65 वर्षों बाद देश में हो रहा है सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर तकनीक और अनुसंधान के साथ है तैयार। पांचवें दिन वायनाड में लापता लोगों की खोज का अभियान तेज। सेना ले रही है स्निफर डॉग्स, ड्रोन और रडार की मदद। प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल ने पीड़ितों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने पुनर्वास को लेकर नए टाउनशिप की कही बात। हिमाचल रामपुर समेज में संभाली सेना ने राहत बचाव की कमान। बुधवार रात बादल फटने से समेज और बागेपुल के 36 लोग हैं लापता। नहीं मिला अभी तक कोई सुराग। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी जारी है बचाव अभियान। महाराष्ट्र के पुणे, पालघर और सतारा जिले में रविवार को रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव के चलते भारी बारिश की संभावना। एहतियात के तौर पर सेना की दक्षिणी कमान तैनात। अयोध्या में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सख्ती। आरोपित मोईद खान के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बसपा प्रमुख मायावती ने कार्रवाई का किया समर्थन। भाजपा का दल रविवार को करेगा पीड़िता से मुलाकात। और दीपिका क्वार्टर फाइनल में हार गई, खत्म हुई पदक की उम्मीदें। महिला तीरंदाजी की एकल स्पर्धा में साउथ कोरिया की खिलाड़ी से मिली हार। मनु भाकर से फिसला ऐतिहासिक हैट्रिक वाला पदक। 25 मीटर एयर पिस्टल में पाया चौथा स्थान। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन भारत में, आप जानकर हैरान होंगे, 6 दशकों के बाद आयोजित किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों के जीवन में सुधार लाने के मकसद से सुधारों और उपायों के साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं और भारत में कृषि से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जब पिछली बार कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन भारत में हुआ था, तब का समय चुनौतियों से भरा था। आज भारत कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। प्रधानमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि को लेकर रचे गए ग्रंथों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा में
विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी जाती रही है। प्रधानमंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बताया। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। पीएम ने कहा कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक किसान नेता सरदार पटेल की है। पीएम ने पिछले एक दशक में कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हम इसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जो हमारा आज का विशेष है वो भी यही है कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और भारत किस तरह से तमाम ये जो परिवर्तन हुए हैं बीते वर्षों में, अगर 10 वर्षों की बात की जाए, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट न सिर्फ भारत के लिए बल्कि एक रोल मॉडल हम कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए भी। इस पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता सिरोही जी, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ICAR में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज में। और मैम, सबसे पहले तो यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कृषि जो वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस वक्त नई दिल्ली में हो रहा है, अगले 2-3 दिनों तक और होगा। इसमें जो इसका टॉपिक है मैम, वो है कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम। और भारत की जो एक पद्धति रही है, चाहे वो लाइफस्टाइल की बात कर ले या फिर कृषि को लेकर बात कर ली जाए, हम कमोबेश बीते कई वर्षों से हम उसको अपनाते आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि आज बदलती हुई परिस्थितियों में ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है सस्टेनेबल एग्री सिस्टम, सस्टेनेबल फूड सिस्टम। आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है, हम देख रहे हैं कि सारी विश्व में जो खाद्य सुरक्षा है उसमें काफी सुधार हुआ। अन्न का जो उत्पादन है वो बढ़ा है, और विशेषकर इंडिया में तो हमें पता ही है कि किस तरह से जब 1960 के दशक में जब हम लोग अनाज का वेट करते थे कि जब अनाज आएगा तब हम अपने लोगों को खिलाएंगे, तो उससे हम अब एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम विश्व के लिए अनाज उगा रहे हैं जी। लेकिन अब इन सब चीजों में क्या समस्याएं हमारे देश में आई हैं कि जो प्रदूषण बढ़ा है, प्रदूषण के साथ साथ जो मिट्टी की उत्पादकता में परेशानियां आई हैं, और साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन है वो एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है जी। और सारे विश्व में ये चुनौतियां हैं। और इसके साथ जो है समावेशी कृषि जो है, ये किस तरह से हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, हम उनको किस तरह से जो ग्लोबल वैल्यू चेन अब इमर्ज हो रही है
उनमें किस तरह से बाजार के साथ हम उनको जोड़ें कि जिससे जो हमारा निर्यात बढ़ा है, पिछले जब हमने देखा था कि 50 मिलियन टन, 50 बिलियन का हमने कृषि क्षेत्र में व्यापार किया, अब उस सब का जो लाभ है हमारे छोटे से छोटे किसानों तक पहुंचे, ये सब जो है हमें, ये सब जो है एक हिस्सा है सतत कृषि के खाद्य सुरक्षा का। जी। किस तरह से हम इसको आगे लेके चलेंगे। और जो इंडिया में जो रोल मॉडल है, अब जो फूड प्रोड्यूसर, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, आपने जी। देखा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये जो सम्मेलन हमारा हो रहा है, यहाँ पे हमने बहुत सारी एक एग्जीबिशन भी लगाई है जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम लेके आए हैं। ये इतना अच्छा मॉडल है कि इसके बारे में इतनी चर्चाएं हैं और सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि किस तरह से ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकार ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पिछले 5 साल में बनाई हैं, कि वो कैसे छोटे किसानों के लिए आगे सीधा बाजार से जोड़ने का तरीका बने। ये जो है, जो सक्सेस स्टोरीज हैं हमारी, या तो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं या और देश विदेशों से जो हम लोग सीख रहे हैं, वो मंथन हमारे इसमें होगा। लेकिन डॉक्टर स्मिता, पहले चर्चाएं होती थी सिर्फ और सिर्फ कि आप एग्री प्रोडक्शन जो है उसको कैसे बढ़ाएंगे और इन चीज़ों को, लेकिन इस सम्मेलन में हम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरी चेन है, हम उसको लेकर बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल फूड सिस्टम की बात कर, जिसको लेकर आज से पहले इतनी चर्चा नहीं हुई थी। तो मेरा सवाल ये कि अब इसमें हम प्रोडक्शन से लेकर, माने सीड से लेकर आपके एंड यूज तक, हम इस पर पूरा ध्यान दें। इसके लिए किस तरह के पहल की ज़रूरत है ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और जो ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे? देखिए, सतत कृषि के ना 3 पहलू हैं। एक है कि वो आर्थिक रूप से लाभदायक हो, दूसरा ये है कि वो समावेशी हो, और तीसरा ये है कि वो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। तो ये तीनों चीजों का जो समावेश करके पूरा प्रोडक्शन से लेके पूरा बाजार तक, और बल्कि मैं तो कहूंगी कि कंज्यूमर की प्लेट तक, जो सारा है उसको हम किस तरह से आगे एक साथ चर्चा में लेके चले, हिस्सों में नहीं। हिस्सों में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम पब्लिक हेल्थ छोड़ देते हैं, फूड सेफ्टी छोड़ देते हैं। जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो हम वन हेल्थ की बात लेके चले, वन हेल्थ की बात यानी जो ह्यूमन हेल्थ है, साथ में जो क्लाइमेट, जो साथ में प्लांट हेल्थ है, और जो साथ में एनिमल हेल्थ है, जब हम तीनों सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे, वही जो है पूरी श्रृंखला है एग्री फूड सिस्टम। ठीक है। ऐसे में चर्चा इसको लेकर भी हो रही है मैम कि जो अभी तक जो एक पारंपरिक तौर पे हम धान और गेहूं, मैक्सिमम हम स्टेट्स में देखते हैं कि लोग इसी पे फोकस करते हैं। एमएसपी को लेकर भी कुछ इसके पीछे ही कहानी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि किसान जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं उस पर ध्यान दें, न सिर्फ ये किसानों की आमदनी के लिए, उनकी आजीविका के लिए, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा? ये बहुत ही जरूरी है कि अब हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राइस, व्हीट, इसका जो प्रोडक्शन है ये हम अपने लेवल पे, एक पीक लेवल पे हम लेके आ चुके हैं। और अब हम देख रहे हैं कि 136 मिलियन टन हम लोग धान उगा रहे हैं, 112 मिलियन टन के करीब हमारा गेहूं है। और इसी श्रृंखला में जब हम 2023 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर जब घोषित किया गया, उसको हम लोग G20 में भी साथ में लेके आए, और हमने महर्षि का एक संरचना की, और उसी को अब आगे ले जाते हुए, और उसकी इतनी सराहना की सारे देशों ने, उसी को आगे ले जाते हुए मिलेट्स की तरफ हम ध्यान दें, अन्य फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब की तरफ ध्यान दें। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है, वो डाइवर्सिफिकेशन ना ही सिर्फ किसानों की आय वृद्धि के लिए जरूरी है, पर पर्यावरण के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। और ये सारे विश्व में डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बहुत जोर है। वरना अभी क्या हो रहा है कि जो 3 क्रॉप हैं, व्हीट, राइस और मेज, 60% जो एनर्जी है, डाइटरी एनर्जी जो है, वो इन्हीं 3 क्रॉप्स से आ रही है, और बाकी जो है जितनी भी क्रॉप्स हैं वो थोड़ी सी नेग्लेक्टेड होती चली जा रही है। तो इस तरफ जो हमारा ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि हम किस तरह के इंसेंटिव क्रिएट करें फार्मर्स के लिए। अभी क्या है कि जब हमें जरूरत थी 60 के दशक में, तो धान और गेहूं की उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी, हमने उस तरह के इंसेंटिव क्रिएट किए, और हमने देखा कि हमारे फार्मर्स ने बहुत अच्छी तरह से उस पर रेस्पॉन्ड किया। और अब जो है आवश्यकता है कि हम इंसेंटिव्स को इस तरह से दें कि फार्मर खुद ब खुद धान और गेहूं की जगह
और जो फसलें हैं, अन्य फसलें हैं, खासकर मिलेट्स है, मेज है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल सीड्स है, पल्सेस हैं, उन सब चीजों के तरफ अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान। और डॉक्टर स्मिता, हम ये भी देख रहे हैं कि न सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक बल्कि दूसरे देशों के वैज्ञानिक भी अब जो चूंकि क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं कि अब ये सच्चाई है, ऐसे में जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटीज़ को डेवलप करने में लगातार वैश्विक समुदाय लगा हुआ है, भारत भी लगा हुआ है। अभी हमने देखा बजट में भी इसकी घोषणा की गई मैडम की तरफ से। तो क्या लगता है कि ये समय की ज़रूरत है कि अब इस तरह की क्रॉप्स जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हों, हमें उसके डेवलपमेंट पर और वो कैसे किसानों तक पहुँच सके, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, हम सब देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे देखते देखते पिछले 2 दशक में हम लोगों के देखते देखते किस तरह से जलवायु चक्र जो है चेंज होता जा रहा है। कभी तेज बारिश हो गई, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई। अब वो हीट टॉलरेंट वेराइटीज जो है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ी तो जो है गेहूं खराब हो गया या धान खराब हो गया, तो उसके लिए जो है हीट टॉलरेंट वेराइटीज की बहुत आवश्यकता है। और इसमें भारत जो है एक बहुत अग्रणी देश है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है वहां पे इस तरह की समस्याएं ज्यादा हैं। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज को जो टेक्नोलॉजी देनी है वो भारत की तरफ देखते हैं, क्योंकि भारत में इस तरह का जो विशाल तंत्र है आईसीआर के नाम से, तो आईसीआर से बहुत सारी वैरायटीज रिलीज हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और दूसरा ये है कि जिस भी सिर्फ हीट टॉलरेंट वैरायटीज की बात नहीं है, ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज की बात नहीं है, पर साथ में हमें भी ये भी देखना है कि बहुत तेज बारिश हो गई तो सारा का सारा जो बीज लगाया है वो सारा का सारा बह गया। तो किस तरह से पद्धतियां भी जो हैं हम इस तरह से चेंज करें कि वो पद्धतियां भी जो हैं हमारी, सिर्फ बीज ही नहीं, और हमारी जो तकनीकियां हैं, जो पद्धतियां हैं, वो भी इस तरह की हो कि जो जलवायु में इतना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है उसको झेलने में और उसकी प्रतिरोधक शक्ति हमारे फार्मर्स की बढ़ाने में हम सक्षम रहें। चलिए, तो लबोलुबाब ये कि अभी ये सम्मेलन चल रहा है और इसके जरिए जो तमाम कृषि वैज्ञानिक हैं वो इस पर लगातार मंथन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम किस तरह से कृषि पद्धति, कृषि सिस्टम जो हमारा है, फूड सिस्टम, उसको हम कैसे और भी होलिस्टिक उसका अप्रोच अपना सकें ताकि विकास भी हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। इसको लेकर लगातार मंथन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्मिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे वायनाड हादसे की। जी हाँ, वायनाड हादसे में जो मृतकों की संख्या है वो अब 218 तक पहुंच गई है, लेकिन लगातार सेना के जवान, NDRF के जो जवान हैं वो लगातार राहत और बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं और लापता लोग काफ़ी तादाद में हैं। उनको भी ढूंढने के लिए जो नई नई तकनीक है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर अभी भी किसी की जान उस मलबे में, हालांकि ये उसकी उम्मीद कम है, लेकिन लगातार सरकार की और सेना की ये कोशिश है कि उनको सुरक्षित तौर पर बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट को देखते हैं। 5 दिन से लगातार वायनाड में लापता लोगों की खोजबीन जारी है। तबाही के मलबे में 206 लोग अभी भी लापता हैं। 1400 से ज्यादा राहत व बचाव कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। पूरे इलाके को 6 जोन में बांट करके काम किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश अब चलियार नदी क्षेत्र की ओर बढ़ा दी गई है। 5 are land zones and 1 is the river zone. So last 2 days we have been concentrating on the river zone.
and all the river zones have been divided into various sectors, police station based, along with the police officers, forest, fire force, coast guard, and the local volunteers who know swimming are being used for this purpose. So far, as per the district administration information, they are getting calls for more than around 400 missings so far. चुरालमाला, मुद्दईकई, अट्टामाला इलाके में लोगों की तलाश में स्निफर डॉग के साथ साथ ड्रोन और रडार की मदद ली जा रही है। तटरक्षक, नौसेना, सेना, एनडीआरएफ, अग्निशमन और वन विभाग के कर्मी बचाव कार्य लगभग पूरा कर चुके हैं। अब सभी का लक्ष्य लोगों की तलाश करना है। So we need to get them out into longer term residential arrangements, rented homes or hostels or whatever, and the government has to take a role, and then we're all helping. 93 राहत कैंपों में 10,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि लक्ष्य पूरी तरह से टाउनशिप के निर्माण का है और इसके लिए एक सुरक्षित जगह चिन्हित की जाएगी। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 218 हो गया है। इसके अभी और भी बढ़ने की आशंका है। अनौपचारिक रूप से ये आंकड़ा 300 से ज्यादा का हो सकता है। आपदा इतनी बड़ी है कि अब राज्य सरकार घटना की तह में जाने की बात कर रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वायनाड में इतनी अधिक बारिश का अनुमान नहीं था। अब कोट्टायम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज को अत्यधिक बारिश को लेकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम वाली बीमा कंपनियों को आपदा की इस घड़ी में जल्द से जल्द क्लेम का निपटान करने के निर्देश दिए हैं। वायनाड से नीरज और अजय जॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जिंदगी की तलाश अब भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट आज से 13 साल पहले ही इसको लेकर जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो इलाका है सारा वो काफी सेंसिटिव है, इकोलॉजिकली काफी सेंसिटिव है और इस पूरे इलाके में आप जो खनन का काम है, जो विनिर्माण का काम है, उसको रोकिए। लेकिन उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने भी खारिज कर दिया, उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट ने भी खारिज कर दिया। लगातार जो जानकार हैं वो इस बात को कह रहे थे कि देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, इस पर इस तरह गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तमाम जो पर्यावरणविद हैं वो भी कह रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं और उसके बाद ये हादसा 218 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अब भी फंसे हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कभी जहां जिंदगी की चहल पहल गूंजा करती थी, आज वहां दूर तक तबाही का मलबा और मौत का सन्नाटा बिखरा पड़ा है। केरल के वायनाड में भूस्खलन अपने साथ सैकड़ों जीवन बहाकर ले जा चुका है। आपदा कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा उसके पीछे छूटे निशानों से होता है। लेकिन यह आपदा आई कैसे? विनाश की भेंट चढ़े लोगों के परिजन, पर्यावरणविद और आम लोग, सबका यही सवाल है। सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार के उस रवैये पर जिसने वर्षों तक चेतावनियों की अनदेखी की। सवाल उठ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के होते रहने देने पर। लोग पूछ रहे हैं तबाही की बार बार की दस्तक की तरफ से राज्य सरकार अनजान बनी क्यों बैठी रही। जिस क्षेत्र को लेकर वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बार बार चेता रहे थे, वहाँ कदम उठाना तो दूर, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने दिए गए। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे थे कि वायनाड और आसपास के जिलों में जारी अंधाधुंध उत्खनन आपदाओं को बुलावा देने जैसा है। इसके बावजूद राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इस ताबड़तोड़ उत्खनन को अनुमति देता रहा। बार बार की चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को नजरअंदाज किया और उसका परिणाम वायनाड में भयंकर भूस्खलन के रूप में सामने है। इस संदर्भ में बिना पर्यावरण प्रभाव आकलन, पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में ग्रेनाइट खदानों को पर्यावरणीय मंजूरी, बगैर अनुमति चल रही हजारों खदानों पर नियंत्रण में नाकामी, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर अमल न करते हुए व्यापक खनन नीति से जुड़ी सिफारिशों को लागू न करना, मानसून के दौरान खनन गतिविधियों को रोकने के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बारिश हल्की होते ही खनन की अनुमति देना,
राज्य सरकार के ऐसे कदम रहे जिन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया। हैरानी की बात है कि आपदा की चेतावनी केवल मौखिक रूप से ही नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती रही। इसके बाद भी केरल की कांग्रेस और लेफ्ट सरकारें अपनी आंखें बंद ही किए रहीं। 1983 से 2015 के बीच केरल में भूस्खलन की 115 बड़ी घटनाएं हुई। इनमें 78 खनन क्षेत्र के 1 किलोमीटर की परिधि में थीं। खनन से पर्यावरण पर पड़े प्रभाव और 2018 की बाढ़ के बावजूद 147 नई खदानों को अनुमति दी गई। बाढ़ के बाद पुनर्वास योजना प्रभावी नहीं रही, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों से अलग हटकर नहीं बसाए गए। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कवलपारा के 10 किलोमीटर के दायरे में 33 खदानें चल रही थीं। 2019 में भूस्खलन में यहां 59 लोगों की जान चली गई। पर्यावरणविदों का कहना है कि आज वायनाड जिस आपदा का सामना कर रहा है वो मानव निर्मित त्रासदी है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट की राज्य में एक के बाद एक आई सरकारें भरपूर रूप से शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करके खनन आसान बनाना हो या फिर केंद्र की सलाह की अनदेखी करना, इस लापरवाही की कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई। 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। खनन के साथ साथ वायनाड में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। हर वर्ष वायनाड में 12,000 से अधिक नई इमारतों का निर्माण हो रहा है। अकेले कलपट्टा ब्लॉक में 2021-22 में 3,662 नई इमारतों का निर्माण हुआ। निर्माण कार्य की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1950 के दशक में वायनाड का 85% हिस्सा वनों से ढका हुआ था। 2018 आते आते इस वन क्षेत्र का 62% हिस्सा गायब हो चुका है। वनों की इतनी भयंकर कटाई ने पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ का भीषण संकट खड़ा कर दिया है। इसी की बानगी वायनाड में इस आपदा के दौरान देखी जा सकती है। सवाल केरल की सरकारों के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं, जो पिछले 5 वर्ष वायनाड के सांसद रहे। वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि घटना के बाद वहां पहुंचे राहुल ने बीते 5 वर्ष क्या किया। लोगों का ये आक्रोश उनके खिलाफ नारेबाजी के रूप में भी सामने आया। वहीं केरल सरकार पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा से जुड़ी नीति पर जन सुझाव मांग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी भयंकर त्रासदी के बाद जागने का दिखावा करने वाली राज्य सरकार क्या इस तबाही का इंतजार कर रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश आपने की किस तरह से जब कोई एक्सपर्ट को अपनी राय देता है कुछ रिपोर्ट्स के जरिए तो उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और आप नहीं कीजिएगा तो इस तरह के हादसे होंगे। लेकिन प्रकृति का प्रकोप न सिर्फ वायनाड के लोगों को पड़ रहा है बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों पर भी प्रकृति की मार पड़ी है। 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात को वहां बादल फटे, 3 जगहों पर बादल फटे, कई लोग की इसमें मृत्यु हो गई और 36 लोग अब भी लापता हैं। और वही हाल उत्तराखंड का भी है, वहां भी स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। क्या कुछ यहां पे इन दोनों राज्यों में हाल है, इस रिपोर्ट को आइए आपको हम दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुदरत का कहर, आफत की बारिश से सहमा हिमाचल और उत्तराखंड। बादल फटने की घटनाओं में कई लोगों की मौत, बादल फटने और भूस्खलन से भयंकर तबाही, प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान तेज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और रामपुर में बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही हुई है। सैलाब में कुल्लू मनाली हाईवे बह गया है। मंडी से पंडोह के बीच में नेशनल हाईवे मलबा गिरने की वजह से बंद है। नेशनल हाईवे 5 मील, 6 मील और 9 मील पर बंद है।
वहीं रामपुर के पास समेज गांव में बुधवार की रात बादल फटने की घटना में तबाही का मंजर चारों तरफ पसरा हुआ है। घटना के बाद 36 लोग लापता हैं, जिनका सुराग अभी तक नहीं मिला है। भारतीय सेना ने CISF NDRF के साथ राहत और बचाव कार्य की कमान संभाल ली है। सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स ने सड़क की मरम्मत करके उसे चालू कर दिया है। घटना स्थल पर सेना द्वारा एक चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया है। करीब 80-90 नागरिकों को आवश्यक उपचार और प्राथमिक उपचार दिया गया है। एक 20 टन एक्सकवेटर हमने ऑलरेडी डिप्लॉय किया है। 5 और एक्सकवेटर्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और NDRF के साथ हम बहुत क्लोजली यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें कि सर्च ऑपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्वाडकॉप्टर को भी यूज़ किया है इधर, और स्निफर डॉग्स भी हैं हमारे पास जो आर्मी के डॉग्स हैं। नदी के उस पार और इस पार आने जाने के लिए हमने एक फुट ब्रिज को लॉन्च किया था कल, जिसकी मदद से विलेजेस में आने जाने के लिए बहुत आसानी हुई है। NDRF, SDRF, CISF, ITBP, होम गार्ड्स, पुलिस जवान, सारे लोग जो हैं इसमें सर्च ऑपरेशन में चल रहे हैं। इसमें स्थानीय पंचायत और अब तो लंबा स्ट्रेच है 80-85 किलोमीटर का, वहाँ पर जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है आप देख सकते हैं ड्रोन से भी सर्चिंग कर रहे हैं। बाइनोकुलर्स का यूज़ किया जा रहा है। अभी आर्मी से रिक्वेस्ट करके एक जो रेडार है उसको भी मंगवाया गया है। स्निफर डॉग्स का भी प्रयोग आज किया जाएगा, तो और बाकी जगहों में कुछ हैवी मशीनरी को इम्प्लांट किया जाएगा। शिमला के समेज खड्ड में आई तबाही ने कई घरों को उजाड़ दिया। अपनों के इंतजार में परिजन अभी भी समेज खड्ड के पास निराश बैठे हैं। इस बीच राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समेज का दौरा किया। NDRF है, SDRF है, हमारी स्टेट पुलिस है, हमारे जो है होम गार्ड के जवान है, सब मिलकर इसमें रिलीफ वर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी इस विषय में बात करी है और हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार से भी इसमें सहयोग मिलना चाहिए। करीबन 50 लोगों की मृत्यु, दुखद मृत्यु इस पूरे इलाके में केवल इसी साइट पर नहीं मगर जो और साइट्स भी है वहाँ पर हुई है। मगर जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉडीज रिट्रीव होगी, उसके बाद ही अधिकारी इसकी पुष्टि, ऑफिशियल पुष्टि जो है वो कर पाएंगे। उत्तराखंड, केदारनाथ और आसपास के इलाकों में फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए रुद्रप्रयाग में NDRF और SDRF का संयुक्त राहत और बचाव अभियान जारी है। सोनप्रयाग में अभी स्थिति सामान्य है, हालांकि 8 से 9 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। अब तक 7000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी मार्ग से आज SDRF टीम द्वारा 300 लोगों को रास्ता पार कराया जा चुका है। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिन्हुक और Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। NDRF, SDRF और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभी भी करीब 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भी जो है आज की बात करें तो 450 के करीब लोगों को आज भी हमने निकाला और पिछले 2 दिन में 6000 से ज़्यादा लोगों को जो NDRF, SDRF और सिविल प्रशासन ने मिल करके जो है निकाला है हम लोगों ने। बहुत चैलेंजिंग है। देखिए रूट केवल एक ही है और वो भी जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया है और आप देख रहे हैं बार बार डेब्रीज भी जो है बीच में गिरते जा रहा है, तो उसको देखते हुए लेकिन चूंकि NDRF और SDRF के जवान जो है रोप रेस्क्यू टेक्निक में जो है ये ट्रेंड है फुल्ली, तो उसके जरिए जो हम लोगों को आराम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता अनिल बलूनी ने केदारनाथ में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और NDRF और SDRF अधिकारियों से बातचीत की। वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक रोक दी गई है। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से मलबे हटाए जाने और सड़क की मरम्मत किए जाने तक इंतजार करने का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात कर आपदा संबंधित राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अगर मौसम की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पुणे, पालघर और सतारा जिले के लिए मौसम विभाग ने रविवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ठाणे, मुंबई, नासिक, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक पालघर, पुणे और सतारा में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। दरअसल पश्चिमी महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर
मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका कि असर जनजीवन पर व्यापक रूप से पड़ा है। एहतियात के तौर पर जहां भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने कई जगहों पर मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ अलग अलग जगहों पर कैंप कर रही है। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर अयोध्या से है, जहां के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में यूपी पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। मुख्य आरोपित के अवैध निर्माण को पुलिस ने बुलडोज कर दिया है। ये जो आरोपी व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की ज़मीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी, उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। जो रोड पर बिल्डिंग है, वो भी सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके बनाई गई है। उसको भी, चूंकि वहाँ पर अभी बैंक चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ही बैंक के द्वारा परिसर खाली किया जाएगा, हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। और इस कार्रवाई को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का DNA टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने DNA टेस्ट हुए हैं। और मुख्य आरोपी मोईद खान अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद पासी का करीबी है। वो बीते 2 महीने से नाबालिग के साथ अपने साथियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। वो भदरसा से सपा नगर अध्यक्ष भी है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। मोईद खान और सपा की करीबी पर बड़े इंतजार के बाद सांसद ने अपनी चुप्पी तोड़ी और आरोपी मोईद खान का अप्रत्यक्ष तौर से बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और DNA परीक्षण होना चाहिए। साथ ही मोईद खान की आपराधिक छवि से भी वे इनकार करते हुए नजर आए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए DNA टेस्ट लगा लिया जाए, DNA टेस्ट करा लिया जाए। और अवधेश प्रसाद पासी के इस बयान का जवाब दिया यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने।
उन्होंने अयोध्या में पीड़ित के घर पहुंच उनसे मुलाकात की, साथ ही स्पष्ट किया कि अपराधी कोई भी हो उस पर एक्शन होगा। आरोपी को फांसी मिलने तक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। और इस सबके बीच रविवार को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाएगा। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप दोपहर अयोध्या पहुंचकर सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल एक रिपोर्ट तैयार करेगा। बाबूराम निषाद ने डीएनए टेस्ट की मांग पर सपा को धिक्कारा है। अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी, वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और कई महीने तक लड़की को घर में वीडियो बनाकर आपका उसका नौकर और वो स्वयं उसके साथ अत्याचार करता रहा। तमाम तरीके के साक्ष्य आ चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और ज़्यादातर पूरा समाज कह रहा है कि गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए अखिलेश यादव। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद कुंदरकी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां मस्जिद के इमाम ने एक मुस्लिम किसान की मौत पर उसको भाजपा समर्थक बताकर जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया। मृतक की 23 जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मृतक के बेटे दिलनवाज खान ने बताया कि इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग भाजपा की तारीफ करते हो, इसलिए नमाज नहीं पढ़ा सकता। शिकायत के बाद इमाम सहित 5 पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपी इमाम का कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है। मृतक हमारे पैगंबर रसूल को बुरा कह रहे थे, इसलिए हम उनके जनाजे में शामिल नहीं हुए थे। कुंदरकी थाने में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए। तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जनता दल सेक्युलर ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को बेंगलुरु से 7 दिवसीय मैसूर चलो मार्च की शुरुआत की। भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में अवैध साइट आवंटन घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगाया है।
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर गठबंधन ने MUDA यानी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाले को लेकर शनिवार को बेंगलुरु के केंगरी से मैसूरू तक अपनी 8 दिवसीय मैसूरू चलो पदयात्रा शुरू की। केंगरी के केम्पम्मा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 140 किलोमीटर की पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। आज से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूरू तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है ताकि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के कथित धोखाधड़ी वाले आवंटन का विरोध किया जा सके। भाजपा को इस पदयात्रा में जनता दल सेकुलर का समर्थन मिला है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से ही भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रही है और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। टैक्स के पैसों का इस्तेमाल चुनाव के लिए हो रहा है। As a BJP worker, it is my responsibility to see that certain atrocities, certain lootings that has been done by these Congress people that need to be agitated when they fail to come out of with the resignations. So it is our duty to put pressure on them. He should step down from the CM's post. मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाले का मामला CBI को सौंपने की भी मांग की गई है। भाजपा का आरोप है कि प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को लाभ पहुंचाने के लिए मैसूरू में भूमि अधिसूचना को रद्द कर दिया था और मुआवजे के रूप में उनकी संपत्ति से कहीं अधिक मूल्य का भूखंड दिया था। इस पदयात्रा में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के साथ ही राज्य के सभी जिलों के नेता और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा का समापन समारोह 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे मैसूरू में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि DMK के एक मंत्री द्वारा भगवान राम को लेकर दिए बयान के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद उस समय पैदा हुआ है जब तमिलनाडु के परिवहन मंत्री SS शिवशंकर ने अपने बयान में भगवान राम के अस्तित्व और उनकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं होने को लेकर सवाल उठाए हैं। और इस बयान के बाद अब बीजेपी ने MK स्टालिन को आड़े हाथों लिया है। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने DMK पर पलटवार करते हुए X पर पोस्ट करते हुए कहा कि भगवान श्री राम के प्रति DMK का अचानक जुनून वास्तव में देखने लायक है। किसने सोचा होगा। पिछले हफ्ते ही DMK के कानून मंत्री थिरु रघुपति ने घोषणा की थी कि भगवान श्री राम सामाजिक न्याय के परम समर्थक, धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता और सभी के लिए समानता की घोषणा करने वाले थे। शिवशंकर पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि हमारे पास घोटाले के दागी DMK के परिवहन मंत्री थिरु शिवशंकर हैं, जो साहसपूर्वक दावा कर रहे हैं कि भगवान राम कभी अस्तित्व में नहीं थे। और वहीं AIADMK के प्रवक्ता कोवई सत्थयन ने भगवान राम के SS शिवशंकर के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत निंदनीय है। शिवशंकर बहुसंख्यकों की भावनाओं और उनकी आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना यह DMK का DNA है। The highly condemnable one. You certainly can't hurt the sentiments and beliefs of the majority in the name of atheism. This being the DNA of Dravida Munnetra Kalagam, garlanding slippers of gods, making derogatory remarks against gods, and trying to say this is all part of atheism and trying to bring rational thoughts in the minds of the people. और यहाँ रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा।
तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। शनिवार का दिन असम के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शनिवार को मोरीगांव जिले के जागी रोड में 27,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र का भूमि पूजन किया। जागी रोड में टाटा सेमीकंडक्टर संयंत्र भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से असम को एक गिफ्ट है, एक तोहफा है, जिसे राज्य के लोग हमेशा कृतज्ञता के साथ याद रखेंगे। Tata Groups is going to set up the semiconductor industry in Jagi Road. As per the group assessment, this industry will be completed within 18 months. Today, Tata Group Chairman, Managing Director, Sri Chandrasekharan ji has done the Bhumi Pujan, and at least within 18 months from today, this production unit will become effective. It will come into operation. On behalf of the people of Assam, I would like to thank Prime Minister Narendra Modi, Shri Ashwini Vaishnav, Minister for Railway. और अब बात इसरो की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 4 मिशन को लेकर बड़ी बात बताई है। उन्होंने शनिवार को एक सोशल मीडिया साइट पर प्रश्नोत्तर सत्र में बताया कि चंद्रयान 4 को चांद से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए बनाया गया है। इसे एक बार में नहीं बल्कि 2 अलग अलग रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा जाएगा। फिर अंतरिक्ष में ही इन दोनों भागों को जोड़कर चंद्रयान 4 को पूरा बनाया जाएगा और उसके बाद ही चांद की तरफ भेजा जाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी अभियानों की तर्ज पर ही चंद्रयान 4 में भी एक मुख्य यान होगा जो चांद की कक्षा में रहेगा और वो चांद की सतह पर छोटा यान भेजेगा। When human beings went to moon for the first time in the US vehicle, they had to do the similar exercise of docking and reconnecting in orbit. And also on moon, they have to go down and come back and dock to the mother craft at the orbit of the moon. Similar process need to be followed for Chandrayaan 4, even when you want to collect some samples from the surface of the moon. और उन्होंने ये भी कहा कि साल 2028 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का भी पहला लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह स्टेशन 5 भागों वाला रहेगा, जिसमें 2035 तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा सकेगा। I already told you that we are working on a plan to develop Bharatiya Antariksha Station. There was a question itself. So our space station is named as Bharatiya Antariksha Station, and we will be starting to launch its first module by 2028, building it up for completion of 5 modules by 2035 to have human habitat in it. And there precisely we are looking at it as an experimental platform for us to do microgravity research and work in the platform for a long time. और अब बात खेल की, बात ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस ओलंपिक रैप पर। अमेरिकी महिला बास्केटबॉल कोच चेरिल रीव ने खिलाड़ियों से बात की। प्रशिक्षण सत्र के दौरान अमेरिकी महिला बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ी अपने कोच चेरिल रीव को सुनने के लिए मिड कोर्ट में एकत्र हुई। कोच का खिलाड़ियों से बात करना और उनको प्रेरित करना खिलाड़ियों को काफी पसंद आया। इस दौरान अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्रीनर भी मौजूद रहीं। ब्रिटनी ने अमेरिकी प्रशिक्षण सत्र से पहले संवाददाताओं से बात की और कहा कि वे नए जोश के साथ वापस लौटी हैं, लेकिन वह कभी भी पेशेवर रूप से विदेश में नहीं खेलेंगी जब तक कि उसे ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़े। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने कहा कि अल्जीरियाई मुक्केबाज इमाने खलीफ और ताइवान की डबल विश्व चैंपियन लीन यू टिंग पूरी तरह महिला हैं और पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने का उन्हें पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि लिंग विवाद के कारण उनकी प्रतियोगिताओं पर असर पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल उन्हें अयोग्य घोषित करने का IBA का फैसला पूरी तरीके से मनमाना था।
और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए 55.43 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगले में हुई, जहां शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से मराठा आरक्षण मुद्दे सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। यूपी कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। वर्तमान महानिदेशक नितिन अग्रवाल को हटाए जाने के बाद दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए लोक अदालत सप्ताह का समापन हो गया। यह सप्ताह 29 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया गया। राव कोचिंग में जलभराव हादसे में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। दिल्ली के स्पेशल सीपी शरद अग्रवाल और डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई-एम की कुएमारी क्षेत्र समिति के 2 नक्सल कैडरों की हथियार ले जाते समय गिरफ्तारी से संबंधित मामले में 2 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। रायबरेली फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। एटीएस की टीम व पुलिस ने 6 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपित मुरादाबाद, प्रतापगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर और सोनभद्र जनपद के रहने वाले हैं। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस शाल्की 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका के कोलंबो में है। श्रीलंका नौसेना द्वारा पनडुब्बी का औपचारिक स्वागत किया गया। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की भव्यता और दिव्यता अतुलनीय है। योगी सरकार काशी में एक बार फिर टेंट सिटी बसाने की योजना बना रही है। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक राजेंद्र कुमार रावत ने इसकी जानकारी दी। तमिलनाडु में आदि पेरुक्कू का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग त्रिची में कावेरी नदी के तट पर एकत्र हुए। आदि पेरुक्कू तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक तमिल त्योहार है जो जीवन और कृषि में जल संरक्षण के महत्व को दर्शाता है।